हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम सीखेंगे आंकड़ों का संग्रह करना। यानी आंकड़ों का संग्रह करना कहते किसे हैं, तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आंकड़े क्या होते हैं और इनका संग्रह हम कैसे करते हैं, यानी इन्हें इकट्ठा कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार। आओ दोहराएं। आंकड़े हमें किसी ना किसी प्रकार की सूचना देते हैं, जैसे पूरे सप्ताह का अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना रहा, पूरे सप्ताह में प्रत्येक दिन कितने बच्चे अनुपस्थित रहे या कितने उपस्थित रहे, आदि आदि। अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि या किसी विषय में उनके अंक, उनके पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है जानना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। यानी कि हमें ये देखना हो कि भाई कौन बच्चा कितने अंक लेकर आया या किस महीने में किसका जन्मदिन आता है, तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, हर एक से पूछेंगे और उसको एक जगह लिखेंगे। तो इसको ही हम बोलते हैं आंकड़ों को इकट्ठा करना या आंकड़ों का संग्रह करना। तो चलिए आइए आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे अपने दोस्तों या रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में बाहर घूमने उन्हें जाना पसंद है। कम से कम 15 या उससे अधिक की इच्छा आपको जाननी है और इस डेटा की मदद से निम्नलिखित तालिका को हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए जैसे हम अपने घर में ही पूछ सकते हैं और 15 की बजाय हम 20 कर लेते हैं। भाई 20 लोगों से पूछ लेते हैं कि उन्हें किस महीने में बाहर घूमने जाना पसंद है। जैसे जनवरी क्योंकि थोड़ा सा ठंडा महीना होता है तो गर्म स्थान वाले पे लोग जाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम व्यक्तियों की संख्या उनमें कितनी होगी, मान लीजिए 2 व्यक्ति जाना चाहते हैं जनवरी में, फिर 2 व्यक्ति फरवरी में जाना चाहते हैं, मार्च में 1 ही व्यक्ति जाना चाहता है, अप्रैल मई में कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत सर्दी होती है, या तो ठंडे इलाके में जाएं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, और बच्चों के पेपर वेपर भी होते हैं ना भाई, नहीं बच्चों के पेपर तो चलो मार्च में होते हैं, तो अप्रैल में भी मान लीजिए 1 ही हम कर देते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 और 2 4 और 3 7 हो गए। अब जून में मान लीजिए 3 व्यक्ति जाना चाहते हैं क्योंकि जून में छुट्टियां होती हैं। जुलाई में बारिशें शुरू हो जाती हैं तो फिर कोई नहीं जाना चाहता, तो इसमें हम कुछ नहीं लिखते। अगस्त में भी बारिशें होती हैं। फिर सितंबर में जाना चाहते हैं, मान लीजिए कितने हो गए, 7 और 3 10, मान लो 4 व्यक्ति। ठीक है, 14 हो गए। अक्टूबर में जाना चाहते हैं 2 व्यक्ति, नवंबर में 1 व्यक्ति। ठीक है, तो अभी देखिए कितने हो गए, अभी टोटल कितना हो गया, 10 और 4 14 और 2 16 और 1 17 और दिसंबर में 3। तो हमने टोटल 20 व्यक्तियों से बात की और ये जाना कि भाई या वो परिवार के सदस्य थे या रिश्तेदार थे या दोस्त थे, कि कौन से व्यक्ति, कितने व्यक्ति जनवरी में जाना चाहते हैं, कितने फरवरी में घूमने जाना चाहते हैं, कितने मार्च में, अप्रैल में, इस तरीके से। तो हमने 20 व्यक्तियों से पूछा और ये टेबल हमारी इस तरह से पूरी हो गई। इसी तरह एक और उदाहरण करते हैं। राजन 1 सप्ताह में प्रतिदिन पढ़ाई में लगाए समय, जो कि घंटों में है, को एक टेबल में लिखता है। यानी राजन कोई लड़का है और वो सप्ताह में कितने दिन पढ़ाई में वो कितनी देर पढ़ता है घंटों के हिसाब से, वो उसको एक टेबल में लिख लेता है। जैसे कि वो सोमवार को 5 घंटे लगाता है पढ़ने में, मंगलवार को 6 घंटे, बुधवार को 7, गुरुवार को 5, शुक्रवार को 4, शनिवार को 3 और रविवार को 2 घंटे लगाता है। ये सब हो गया, इसको हमने जान लिया। अब आगे तो देखो, राजन द्वारा 1 सप्ताह में प्रतिदिन पढ़ाई में लगाए समय का औसत निकालिए। अब मैं आपको आज औसत निकालना सिखाऊंगा। औसत कैसे निकालते हैं, ज्ञात कीजिए राजन ने कितने दिन औसत से कम पढ़ाई की। तो औसत निकालते कैसे हैं, पहले तो हम औसत निकालेंगे, उसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे। औसत निकालने के लिए हमें कुल घंटे, जितने वो पढ़ा ना, कुल घंटे, और दिन कितने हैं हफ्ते के, सप्ताह के 7 दिन, तो 7 से उसको हमें भाग करना है। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। तो देखो, पहले हम सारे घंटों को एक साथ लिख लेंगे और उन्हें जमा करेंगे। तो कितने हो गए, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23 और 4 27 और 3 30
और 2 32, तो कुल घंटे कितने आ गए 32। ठीक, और दिन कितने हैं 7 दिन है। तो जैसा कि हमने फार्मूला समझा था, औसत निकालने के लिए हमें क्या करना है, कुल घंटे बटे दिनों की संख्या। ठीक है, तो हमने वैसे ही किया है बिल्कुल। तो कुल घंटे कितने आ गए 32, और 7 दिन होते हैं तो 7 दिन से हमने उसको भाग करना है। भाग करके देख लो 32 7, तो 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 चौक 28 पे जाएगा, फिर दोबारा 4 बचेंगे। तो क्या करेंगे, एक पहले उत्तर में पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। 7 पंजे 35। ठीक है, 7 पंजे 35, यहाँ पे 5 को हम छोड़ देते हैं, आगे करने की जरूरत नहीं। तो 4.5 यानी कि कितने घंटे आ गए, 4.5 घंटे आ गए। यानी सप्ताह में वो औसत रूप से 4.5 घंटे पड़ा है। तो अब चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि वो औसत से कितना कम पड़ा, मतलब वो कितने दिनों में औसत से कम पड़ा। तो आप देखो 4.5 घंटे, इसमें औसत से ज्यादा पड़ा, इसमें भी ज्यादा पड़ा, इसमें भी ज्यादा पड़ा, इसमें भी ज्यादा पड़ा, तो इसमें कम पड़ा, इसमें कम पड़ा और इसमें कम पड़ा। तो हम लिख देंगे कि राजन सप्ताह में 3 दिन औसत से कम पड़ा। बस 3 दिन आ गए ना, क्योंकि 4.5 घंटे होने चाहिए औसत के लिए। तो ये 4 तो ज्यादा है, बाकी 3 कम है, तो हमने लिख दिया 3 दिन वो कम पड़ा था औसत से। तो चलिए अब अभ्यास करते हैं। आपके स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है, यानी आपके स्कूल में 10 अध्यापक हैं और उनकी आयु इस प्रकार है। एक की 24 है, 24 वर्ष, दूसरे की 29 वर्ष, एक की 34, एक की 38 वर्ष, एक की 49 वर्ष, एक की 58 वर्ष, एक की 49 वर्ष, एक की 52 वर्ष, एक की 30 वर्ष और एक की 42 वर्ष। तो अब ये तो आंकड़े हो गए, आंकड़ों का संग्रह हमने कर लिया। अब सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है। तो इसमें आपको देखना है सबसे बड़ी उम्र वाला अध्यापक कौन से होंगे, तो वो होंगे 58 वर्ष वाले, है ना। तो आपने लिखना है 58 वर्ष, वो सबसे बड़े अध्यापक होंगे जिनकी आयु 58 वर्ष है। सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है, तो देखो सबसे छोटी उम्र वाले, तो मुझे तो यहाँ पर 24 नजर आ रहा है, आपको कोई इससे छोटा कोई नजर आ रहा है नहीं, तो 24 क्या हो गया, वो सबसे छोटी उम्र वाले हो गए। ठीक, अब अध्यापकों की आयु का परिसर ज्ञात करना है। आयु का परिसर क्या चीज होती है, आयु का परिसर होता है, आयु का परिसर बराबर सबसे बड़ी उम्र वाले व्यक्ति, मतलब सबसे बड़ी उम्र उसमें से सबसे छोटी उम्र। तो अगर हम यहाँ पर 58 में से 24 घटा दें तो कितना बचेगा हमारा, बताइए। 8 में से 4 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, तो ये आ गया हमारा परिसर। इसको हम कहेंगे आयु का परिसर। आप यहां लिख भी सकते हो उत्तर में, आयु का परिसर। इस तरह से हमें करना है। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल को के साथ जुड़िएगा तो आपको सारे वीडियोस के वर्कशीट के लिंक एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ लाइक का बटन भी दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।